हेलो दोस्तों, वेरी गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सब? आशा करता हूँ आप सभी काफ़ी अच्छे होंगे। मैं शिशिर रोज की तरह आपका स्वागत करता हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल शिशिर की पाठशाला में। तो जैसा कि दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो भी बीपीएससी का पेपर हुआ था, आप लोगों ने देखा होगा कि किताब से पढ़ना कितना ज़रूरी है चीज़ें। कोई कुछ भी पढ़ा ले, इधर उधर की चीज़ें, बट वहाँ से पेपर नहीं आया तो काफ़ी काफ़ी चीज़ें हमें देख वहाँ से सीखने को मिली। तो चलिए, तो आज से हम डी ट्रिपल एस बी पी आर टी, ठीक है, डी ट्रिपल एस बी पीआरटी के जो भी पुराने ईयर के प्रीवियस ईयर के पीवाईक्यू हैं, ठीक है, जो टीचिंग मेथोडोलॉजी का सेक्शन है, जो कि सब्जेक्ट कंसर्न्स का होता है, वो सारे क्वेश्चंस हम कंप्लीट करेंगे डे वाइज। तो आइए, आज हमारा पहली क्लास है सब्जेक्ट कंसर्न टीचिंग मेथोडोलॉजी की। ये पेपर है 7/3/2022 का। आइए उसको कंप्लीट करते हैं और डिटेल में उसका एनालिसिस करते हैं, ठीक है। तो दोस्तों, पहला क्वेश्चन है 101। संज्ञानात्मक क्षमताओं में मात्रात्मक अंतर को मापने के लिए उन परीक्षणों का उपयोग करना चाहते हैं जो संज्ञानात्मक क्षमताओं को इंगित करता है या पूर्वानुमान लगाता है। क्वेश्चन क्या पूछता है कि जो संज्ञानात्मक क्षमताओं में मात्रात्मक अंतर पाए जाते हैं मापने के लिए उन परीक्षणों का उपयोग करना चाहते हैं अगर हम, तो जो संज्ञानात्मक क्षमताएं हैं को इंगित जो संज्ञानात्मक क्षमताओं को इंगित करता है या पूर्वानुमान लगाता है, ये कौन सी संज्ञानात्मक क्षमता है? तो पहला ऑप्शन है, ठीक, ऑप्शन के बारे में देखते हैं। तो ऑप्शन है, पहला है साइकोमेट्रिक अप्रोच। ठीक, पहला ऑप्शन क्या है? साइकोमेट्रिक अप्रोच। दूसरा है व्यवहारवादी दृष्टिकोण। तीसरा है पियाजे का दृष्टिकोण। चौथा है बेले का दृष्टिकोण। तो आइए इसके डिटेल का आंसर को जानते हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, साइकोमेट्रिक अप्रोच। ठीक है। तो साइकोमेट्रिक अप्रोच क्या होता है दोस्तों? जो संज्ञानात्मक क्षमताओं में मात्रात्मक अंतर को मापने के लिए उन परीक्षणों का उपयोग करना चाहता है जो संज्ञानात्मक क्षमताओं को इंगित करता है या पूर्वानुमान लगाता है। ठीक, अब आइए संज्ञानात्मक क्षमताओं को इंगित आइए इसके बारे में साइकोमेट्रिक अप्रोच क्या होती है इसके बारे में डिटेल में पढ़ते हैं, ठीक है। संज्ञानात्मक क्षमताओं को इंगित या भविष्यवाणी करने वाले परीक्षणों का उपयोग करने एवं मात्रात्मक अंतर मापने का जो प्रयास करता है वह मानव बुद्धि दृष्टिकोण साइकोमेट्रिक अप्रोच कहलाता है। ठीक, जो हमारे अंदर कॉग्निटिव कैपेसिटीज होती है उसकी भविष्यवाणी करने वाले परीक्षणों का टेस्ट टेस्ट करने वाले या उसके मात्रात्मक अंतर को जो मापने का प्रयास करता है वह बुद्धि कैसी होती है? वह बुद्धि साइकोमेट्रिक अप्रोच होती है, ठीक है। साइकोमेट्रिक सिद्धांत एक ऐसे मॉडल पर आधारित होते हैं जो मानसिक परीक्षणों द्वारा मापी गई क्षमताओं के संयोजन के रूप में बुद्धि को चित्रित करता है। उदाहरण, एक संख्या श्रृंखला परीक्षण पर प्रदर्शन एक जटिल श्रृंखला के लिए संख्या तर्क और स्मृति क्षमताओं के भारित संयोजन को का प्रतिनिधित्व कर सकता है। ठीक है, अब आइए आगे चलते हैं दूसरे क्वेश्चन पे। बचपन में मनोसामाजिक विकास के संदर्भ में सहकर्मी संबंधों के सकारात्मक प्रभाव क्या हैं? ठीक है, पहला ऑप्शन है जैसे जैसे बच्चे माता पिता के प्रभाव से दूर होने लगते हैं सहकर्मी समूह नए दृष्टिकोण खोलता है और उन्हें स्वतंत्र निर्णय लेने के लिए मुक्त करता है। दूसरा है कुछ नस्ली और जाति समूहों के सदस्य के प्रति प्रतिकूल अभिवृत्ति को सुदृढ़ करने की प्रवृत्ति होती है। तो इसमें कौन सा सही है? ओनली वन, ना ही एक ना ही दो। सी ऑप्शन है पहला तथा दूसरा दोनों, और डी है ओनली दो। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ए। ठीक है, ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। पर केवल पहला, बिल्कुल। इसमें क्वेश्चन को समझने की कोशिश करते हैं कि बचपन में जब बच्चों बच्चों का, ठीक है, इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ साइकोलॉजिकल डेवलपमेंट इन चाइल्डहुड व्हाट इज द पॉजिटिव इन्फ्लुएंसेस ऑफ पीयर रिलेशंस। जो हमारे सहकर्मी समूह होते हैं, जैसे ही हमारा साइकोलॉजिकल डेवलपमेंट होता है तो उस समय जो हमारा पीयर ग्रुप का उस हमारे बचपन पे क्या प्रभाव पड़ता है। तो बिल्कुल इसका जैसे जैसे बच्चे भाई अपने माता पिता के प्रभाव से दूर होने लगते हैं सहकर्मी समूह नए दृष्टिकोण खोलता है और उन्हें स्वतंत्र निर्णय लेने की मुक्त करता है। ठीक है, अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 पे। मध्य उम्र के बच्चों के विकास के लिए निम्नलिखित में से कौन सी स्मृति रणनीति सही है? जो मध्य उम्र के बच्चे होते हैं उनके विकास के लिए निम्नलिखित में से कौन सी स्मृति रणनीति सही है? पहला है 5 और 6 वर्ष के बच्चे बाहरी मेमोरी एड्स कर सकते हैं। दूसरा है ज्यादातर बच्चे कम से कम 10 वर्ष की आयु तक ग्रुपिंग नहीं करते हैं। तीसरा है 4 साल की उम्र में सचेत दोहराव अनायास कर सकते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों सी। ठीक, सी क्या है? पहला तथा दूसरा। ठीक, पहला दूसरा सही है बिल्कुल। कि जो मध्यम उम्र के बच्चे होते हैं उनके विकास के लिए निम्नलिखित में से कौन सी स्मृति रणनीति सही है? तो बिल्कुल पहला है 5 और 6 वर्ष के बच्चे बाहरी मेमोरी एड्स कर सकते हैं, बिल्कुल एड्स कर सकते हैं भाई बाहरी मेमोरी को। वहीं दूसरा है ज्यादातर बच्चे कम से कम 10 वर्ष की आयु तक ग्रुपिंग नहीं करते, बिल्कुल जब तक वो 10 साल के नहीं होते तब तक ग्रुपिंग बाजी नहीं करते। ठीक है, आगे चलते हैं।
मध्य बचपन की अवस्था मानव विकास में कई विशिष्ट और महत्वपूर्ण परिवर्तनों को समाहित करती है। इसमें 6 से 12 वर्ष की आयु के बच्चों को शामिल किया गया है। ठीक है, इसमें कितने 6 से 12 वर्ष के बच्चों को मध्य मध्य आयु में कितने होते हैं? 6 से 12 वर्ष। इस अवस्था में सामाजिक और व्यक्तिगत ज्ञान, कौशल, भावनाओं और प्रतिक्रिया और बातचीत के तरीके, चलने के तरीके आदि प्रक्रियाएं सामने आती हैं। इस अवस्था काल में बच्चे 5 से 6 वर्ष में बच्चे बाहरी मेमोरी एड्स कर सकते हैं। ज़्यादातर बच्चे कम से कम 10 वर्ष की आयु तक ग्रुपिंग नहीं करते हैं। यहाँ से हमारे डिटेल एक्सप्लेनेशन भी हो जा रहा है। अब पियाजे के साथ क्वेश्चन आया है। पियाजे के अनुसार निम्नलिखित में से प्रतिरूपता का कौन सा युग्म नहीं सुमेलित है? सही सुमेलित है। ठीक है, पहला अदृश्य प्रतिरूपता, शरीर के उन हिस्सों का उपयोग करके नकल करना जिन्हें बच्चा नहीं देख सकता, जैसे कि मुंह। ठीक है, आइए नेक्स्ट सेकंड ऑप्शन पे चलते हैं। दृश्यमान प्रतिरूपता, शरीर के उन हिस्सों का उपयोग करके नकल करना जो बच्चा देख सकता है, जैसे पैर और हाथ। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पहला तथा दोनों इसमें सही है। तो आइए पियाजे के अनुसार देखते हैं अदृश्य प्रतिरूपता क्या होती है, दृश्यमान प्रतिरूपता क्या होती है। तो अदृश्य प्रतिरूपता, इसमें बच्चा शरीर के उन हिस्सों का उपयोग करके नकल करता है जिन्हें वह नहीं देख सकता, जैसे कि मुंह। बिल्कुल, अदृश्य प्रतिरूपता यही होती है। ठीक है, जैसे हम उस अपने पार्ट्स को देख नहीं पाएंगे, लेकिन उसको, ठीक है, उसको उसका उपयोग करके हम नकल कर सकते हैं। ठीक, मुंह जैसे हो गया। दूसरा हो गया दृश्यमान प्रतिरूपता, इसमें बच्चा शरीर के उन हिस्सों से नकल करता है जो वह देख सकता है। ठीक है, जैसे कि हाथ और पैर। ठीक, पियाजे का सिद्धांत क्या कहता है? पियाजे का संज्ञानात्मक विकास के प्रतिपादक जीन पियाजे हैं, जो स्विट्जरलैंड के निवासी थे। जीन पियाजे एक मनोवैज्ञानिक आनुवांशिक एपिस्टेमोलॉजिस्ट थे। वह सबसे अधिक संज्ञानात्मक विकास के अपने सिद्धांत के लिए प्रसिद्ध हैं, जो इस बात पर ध्यान देता है कि बचपन के दौरान बच्चे बौद्धिक रूप से कैसे विकसित होते हैं। ठीक, इंपॉर्टेंट है। इसके लिए इन्होंने 4 अवस्थाएं बताई हैं। जीन पियाजे की कितनी अवस्थाएं? 4 अवस्थाएं हैं। संवेदीगात्मक अवस्था जो 0 से 2 वर्ष तक है, पूर्व संचालनात्मक अवस्था 2 से 7 वर्ष, मूर्ध संक्रियात्मक अवस्था 7 से 11 वर्ष, औपचारिक अवस्था 12 से वयस्क होने तक। ठीक है, अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। किस प्रक्रिया द्वारा शिशु और देखभाल करता एक दूसरे के भावनात्मक अवस्थाओं का संचार करते हैं और उचित प्रतिक्रिया देते हैं? ऑप्शन ए सेपरेट रेगुलेशन, पृथक विनियमन, बी है आपसी विनियमन, सी है विशिष्ट विनियमन, डी है असंलग्न विनियमन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, आपसी विनियमन। ठीक है, आपसी विनियमन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा शिशु और देखभाल करता जो है एक दूसरे के भावनात्मक अवस्थाओं का संचार करते हैं, मतलब अपनी इमोशनल फीलिंग्स को एक दूसरे से संचार करते हैं या ट्रांसफर करते हैं। ठीक है, और उसी पर उचित प्रक्रिया देते हैं। तो जैसे जिस प्रक्रिया द्वारा शिशु और देखभाल करने वाला एक दूसरे को भावनात्मक अवस्थाओं का संचार करते हैं और उचित रूप से प्रतिक्रिया देते हैं, वह आपसी विनियमन, म्यूचुअल म्यूचुअल रेगुलेशन कहलाता है। ठीक है, दूसरे शब्दों में आपसी विनियमन सामाजिक संपर्क के माध्यम से स्वयं या किसी अन्य व्यक्ति के भावात्मक अनुभव को बदलने की प्रक्रिया है। अतः पारस्परिक भावनाओं की विकृति के पैटर्न मानसिक स्वास्थ्य विकारों की शुरुआत और रख रखाव में योगदान कर सकते हैं। तो देखिए, पेपर इसका बहुत टफ आता है। आप देख सकते हैं कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे हैं। किशोरावस्था में शारीरिक विकास के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन परिपक्वता का वर्णन करता है? तो परिपक्वता का इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारे लिए। पहला, इस प्रक्रिया में आमतौर पर दोनों लिंगों के लिए लगभग 4 वर्ष लगते हैं। यौवन के दौरान लड़कों और लड़कियों दोनों में होने वाले शारीरिक परिवर्तनों में किशोरावस्था में समृद्धि की तीव्रता शामिल है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, बोथ, पहला और दूसरा दोनों। तो आइए किशोरावस्था के बारे में बात करते हैं। किशोरावस्था बचपन और वयस्कता के बीच संक्रमण जीवन की एक तनावपूर्ण अवधि है। ठीक है, जिसमें स्पष्ट शारीरिक, मानसिक, भावात्मक, सामाजिक और व्यवहारिक परिवर्तन होते हैं। 12 से 18 वर्ष की आयु को विद्वानों ने किशोरावस्था का काल माना है। ठीक है, 12 से 18 वर्ष की आयु को। किशोरावस्था जन्म के समय, शैशवावस्था और बाल्यावस्था के बाद मानव विकास की तीसरी अवस्था होती है। इस अवस्था काल में परिपक्वता के रूप में आमतौर पर दोनों लिंगों, लड़का व लड़की दोनों के लिए लगभग 4 वर्ष लगते हैं। बिल्कुल, आमतौर पर दोनों लिंगों में क्या है, परिपक्वता कितनी साल? लगभग 4 साल की लगती है। यौवन के दौरान लड़कों और लड़कियों दोनों में होने वाले शारीरिक परिवर्तनों में किशोरावस्था में समृद्धि की तीव्रता शामिल है। ठीक, ये सही हो जाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द बेनिफिट फ्रेंडशिप ऑफ फॉर चिल्ड्रन? निम्नलिखित में से कौन सा बच्चों के लिए मित्रता का लाभ है? ठीक, मित्रता का लाभ देखते हैं। बच्चे दोस्तों के साथ स्कूल का ज्यादा आनंद लेते हैं। दोस्ती मदद और आत्म सत्यापन का एक स्रोत है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, पहला तथा दूसरा दोनों सही है। आप आइए मित्रता के बारे में बात करते हैं। मित्रता मैत्री या दोस्ती या दो से दो अधिक व्यक्तियों के बीच पारस्परिक लगाव का संबंध है। जब दो दिल एक दूसरे के प्रति सच्ची आत्मीयता से भरे होते हैं, उस संबंध को मित्रता कहते हैं। बच्चों के लिए मित्रता के लाभ क्या होते हैं? आइए उसको देखते हैं। बच्चे दोस्तों के साथ स्कूल ज्यादा आनंद लेते हैं। दोस्ती मदद और आत्म सत्यापन का एक स्रोत है। मृत अपनेपन की भावना को बढ़ाते हैं और एक
फील गुड फैक्टर उत्पन्न करते हैं। एक दोस्त गलतियों को उजागर करता है और कई तरह से हमारा मार्गदर्शन करता है। ठीक है, दोस्त के साथ ऐसे मुद्दों और विचारों पर आसानी से चर्चा साझा कर सकते हैं जिन्हें हम अपने माता पिता के साथ साझा नहीं कर सकते। बिल्कुल सही है। मित्रता से भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यहाँ से क्वेश्चन पूछे गए हैं। ठीक है, यहाँ से हमसे पता चलेगा हमको कि क्या क्वेश्चन कहाँ से पूछा जाता है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन 108वें क्वेश्चन पे चलते हैं। शिशु और देखभाल करने वाले के बीच पारस्परिक अस्थायी संबंध है। ठीक है, शिशु और देखभाल करने वाले के बीच पारस्परिक अस्थायी संबंध है। इसको हम क्या कहते हैं? जैसे जो हमारा बच्चा होता है, शिशु होता है, और उसको जो देखभाल करता है, उसके बीच में जो संबंध होता है क्या है, उसको क्या कहते हैं? तो इसको हम क्या कहते हैं? अटैचमेंट कहते हैं। ठीक है, शिशु और देखभाल करने वाले के बीच पारस्परिक अस्थायी भाव, लगाव और अटैचमेंट होता है। अनुलग्न लगाव सिद्धांत मनुष्य के बीच संबंधों से संबंधित एक मनोवैज्ञानिक, विकासवादी और नैतिक सिद्धांत है। इस सिद्धांत में कहा गया है कि छोटे बच्चों में क्या सामाजिक, मनोवैज्ञानिक, विकासवादी और नैतिक सिद्धांत है। इस सिद्धांत में कहा गया है कि छोटे बच्चों में सामाजिक और भावात्मक विकास को विकसित करने की आवश्यकता है। ठीक है, यह सिद्धांत मनोचिकित्सक और मनोविश्लेषक जॉन बाल्बी द्वारा दिया गया है। ठीक, जॉन बाल्बी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। इस सिद्धांत के आधार पर सामाजिक और चाइल्ड केयर नीतियों का निर्माण किया गया है। ठीक है, अब आगे चलते हैं। व्हाट इज जेंडर कॉन्स्टेंसी? लिंग स्थिरता क्या है? अपने लिंग हमेशा समान रहने के बारे में बच्चे की जागरूकता। दूसरा है इस लिंग श्रेणी की स्थिरता भी कहा जाता है। तो जेंडर कॉन्स्टेंसी क्या होता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, पहला तथा दूसरा दोनों सही है। ठीक है, अब आइए लिंग स्थिरता के बारे में पढ़ते हैं। लिंग स्थिरता एक शिशु समय की अवधि में लिंग की भावना विकसित करता है और समय के साथ समझाता है कि उनका जैविक लिंग निश्चित और अस्थायी है। अतः लिंग स्थिरता शिशु की अलग अलग लिंग श्रेणियों के प्रति जागरूक और साउद्देश्य लिंग श्रेणी की जानकारी का उपयोग करने की क्षमता के संकेत के लिए विचार को संदर्भित करता है। इस प्रकार यहाँ पर दिए गए दोनों कथन लिंग स्थिरता के लिए सही हैं। अपने लिंग हमेशा समान रहने के बारे में बच्चे की जागरूकता बिल्कुल इस लिंग श्रेणी की स्थिरता भी कहा जाता है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांतवादी जेंडर स्कीमा सिद्धांत से संबंधित नहीं है? कैरल लिन, बी है हल्वर्सन, सी है सिगमंड फ्रायड, डी है सैंड्रा बेम। तो आइए इसका राइट आंसर देखते हैं। जेंडर स्कीमा क्या होता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। सी में कौन से हैं दोस्तों? सिगमंड फ्रायड। ठीक है, संबंधित नहीं है। तो जेंडर स्कीमा थ्योरी जेंडर विकास का एक संज्ञानात्मक सिद्धांत है जो कहता है कि जेंडर किसी भी संस्कृति के मानदंडों का एक उत्पाद है। इस सिद्धांत की उत्पत्ति 1981 में मनोवैज्ञानिक सैंड्रो बेमे ने की थी। यह सिद्धांत यह सुझाव देता है कि लोग लिंग प्रकार के ज्ञान के आधार पर जानकारी को संसाधित करते हैं, अर्थात जैसे बच्चे लिंग विशिष्ट विशेषताओं के बारे में सीखते हैं वे लिंग स्कीमा बनाते हैं। ठीक, जैसे कैरल लिन, हल्वर्सन, सैंड्रा बीमे तीनों ही जेंडर स्कीमा से संबंधित हैं तथा सिगमंड फ्रायड ने मनोविश्लेषण सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। तो व्हाट इज बर्थ ट्रॉमा? देख रहे हैं क्या क्या टॉपिक दिया है इसमें, ये आप कभी सुने ही नहीं होंगे, तो इसलिए इसको क्वेश्चंस के डिटेल पढ़ना बहुत जरूरी हो जाता है। यहाँ से आपका कॉन्सेप्ट भी क्लियर होगा और आपके क्वेश्चंस भी प्रीवियस ईयर के होते हैं। जन्म आघात क्या होता है? जन्म के 15 दिनों के भीतर लगी चोट। बी है जन्म के 2 दिनों के भीतर लगी चोट। सी है जन्म के समय लगी चोट। डी है जन्म के 5 दिनों के भीतर लगी। तो इसका राइट आंसर हो जाए सी, जन्म के समय लगी चोट को क्या कहते हैं? बर्थ ट्रॉमा कहते हैं। ठीक है, 112 है प्री ऑपरेशनल थॉट के संदर्भ में प्रतीकात्मक कार्य क्या है? ऑप्शन ए प्रतीकों या मानसिक अभ्यावेदन का उपयोग करने की क्षमता। सेकंड है प्रतीक बच्चों का शारीरिक रूप से उपस्थित हुए बिना उन्हें याद रखने और उनके बारे में सोचने में मदद करते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, पहला तथा दूसरा दोनों। ठीक है, अब पियाजे के प्री ऑपरेशनल थॉट के संदर्भ में प्रत्यात्मक काल लगभग 2 वर्ष से 4 वर्ष तक चलता है। इस अवस्था में बालक संकेत तथा चिन्ह को मस्तिष्क में ग्रहण करते हैं तथा निर्जीव वस्तुओं को सजीव समझते हैं। बिल्कुल, इसको प्री ऑपरेशनल थॉट कहते हैं। बालक विभिन्न घटनाओं और कार्यों के संबंध में क्यों और कैसे जानने में रुचि रखने लगते हैं, अतः संकेतों तथा भाषा का विकास इस अवस्था में तेजी से होने लगता है। ठीक है, अब आइए आगे बढ़ते हैं। इस प्रकार प्रतीकात्मक कार्य है प्रतीकों या मानसिक अभ्यावेदन का प्रयोग करने की क्षमता। दूसरा है प्रतीक बच्चों को शारीरिक रूप से उपस्थित हुए बिना उन्हें याद रखने और उनके बारे में सोचने में मदद करता है। ठीक है, प्रसव के कितने चरण होते हैं? ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो प्रसव के कितने चरण होते हैं? 4 चरण होते हैं। कौन कौन से? प्रसव की 4 अवस्थाएं होती हैं जो निम्न है। पहला चरण गर्भाशय ग्रीवा का फैलाव।
प्रसव के पहले चरण की अवधि के दौरान गर्भाशय ग्रीवा खुलती है और 0 से 10 सेंटीमीटर फैल जाती है। दूसरा चरण है बच्चे की डिलीवरी। यह चरण गर्भाशय ग्रीवा खुलने से बच्चे को जन्म तक की अवधि होती है। तीसरा चरण है प्रसव के बाद जब प्लेसेंटा को बाहर धकेला जाता है। यह बच्चे के जन्म के 5.5 मिनट के बीच होता है। ठीक है। चौथा चरण है पुनः स्थापित होना, नॉन प्लेसेंटा की डिलीवरी के बाद से 1 घंटे का समय। ठीक। तो 4 चरण होता है। इन द नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रारंभिक बाल्यावस्था में संज्ञानात्मक विकास के संदर्भ में थ्योरी ऑफ माइंड विकास क्या है? देखिए, थ्योरी ऑफ माइंड विकास क्या है? पहला है, यह मस्तिष्क की परिपक्वता और संज्ञान में सुधार को दर्शाता है। दूसरा है वंशानुगत और पर्यावरणीय प्रभाव विकास में एक बड़ी भूमिका निभाते हैं। ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों डी, पहला तथा दूसरा दोनों। ठीक है। यह मस्तिष्क की परिपक्वता और संज्ञान में सुधार को दर्शाता है। दूसरा वंशानुगत और पर्यावरणीय प्रभाव विकास में एक बड़ी भूमिका निभाते हैं। तो दोस्तों ये 15 क्वेश्चन हम लोगों ने कंप्लीट किया। ऐसे डेली हम लोग 15-15 क्वेश्चन कंप्लीट करेंगे और विथ डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ हमको यहाँ से कॉन्सेप्ट क्या क्लियरेंस भी होगा। तो चलिए इस वीडियो में यहीं तक, फिर मिलेंगे 15 क्वेश्चन के साथ अगले वीडियो में। पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।